हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग जो इस बार प्रीलिम्स को क्लियर नहीं कर पाए होंगे उनके लिए एक ये चैलेंज होगा कि सर 2024 के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, किस तरीके से सर सी सेट को हैंडल करें, किस तरीके से जो प्रीलिम्स का चेंजिंग नेचर है उसको हैंडल करें। आंसर राइटिंग एक नया चैलेंज बन चुका है, उसको हैंडल करें। करंट अफेयर एक अलग ही चैलेंज बन चुका है। पहले करंट अफेयर ये चैलेंज था क्या पढ़े, और अब करंट अफेयर के नाम पे इतने सारे चैनल, इतना सारा कंटेंट हो गया ना कि अब आदमी ये कंफ्यूज है कि सर इसमें से क्या पढ़े क्या छोड़े। तो करंट अफेयर का जो कंफ्यूजन है वो अपने हाईएस्ट लेवल पे है। आंसर राइटिंग के ऊपर हजारों वीडियोज हैं, हजारों टेस्ट सीरीज हैं। अब क्या करें क्या नहीं करें, उस पर मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है ये गलत हो सकता है कि ये पूरी की पूरी चीज़ आपके यूटिलाइज नहीं भी हो, लेकिन इनमें से जो चीज़ आपको लगे कि ये मेरे काम आ सकती है उस चीज़ को आप अपने पास रखिए, उस चीज़ को अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर यूज कीजिए। तो अपन आज क्या स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि नेक्स्ट 10 मंथ यदि आपको मई 2024 के अंदर पेपर देना है, 10 महीनों के अंदर किस तरीके से तैयारी हो कि सारा रिवीजन भी हो जाए, सारे सब्जेक्ट भी कवर हो जाए, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को एक साथ पढ़े, इस तरीके के सारे डाउट्स आज की हमारी इस स्ट्रेटेजी के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास 10 महीने हैं। ठीक है, हमारे पास 10 मंथ्स हैं। इन 10 मंथ्स के अंदर अपने को दो चीजें कवर करनी है, एक जीएस, एक ऑप्शनल, और साथ साथ में यदि आप मानो तो अपने को क्या कवर करना है, करंट अफेयर। ठीक है, इन तीन चीजों को अपने को पूरी इस जर्नी के दौरान कवर करना है। लेकिन जो करंट अफेयर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले अपन करंट अफेयर की बात करते हैं। ठीक है, यदि आपको 2024 में ना पढ़ना है, पेपर देना है, तो करंट अफेयर कब पढ़े, कितना पढ़े और कहां से पढ़े, ये सबसे मेन डाउट आता है। तो करंट अफेयर में देखो 3 कैटेगरी के करंट अफेयर आते हैं हमेशा पेपर के अंदर। कभी भी आप देखोगे ना 3 प्रकार के करंट अफेयर आईएएस के एग्जाम में हमेशा आते हैं। ठीक है, पहले जो करंट अफेयर होते हैं वो होते हैं एकदम स्ट्रक्चरल, जो रिफॉर्म्स आ गए। ठीक है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे यदि इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो एससीओ के अंदर कुछ है ना, मतलब कि चेंज आ गया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुछ चेंजेस की डिमांड आ गई, जीएसटी जैसे नया इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आ गया, बैड बैंक, पैरा बैंक वगैरह जो आए थे वो स्ट्रक्चरल चेंज आ गया, नई बैंकों को लाइसेंस वगैरह देना था वो स्ट्रक्चरल चेंज आ गया, पॉलिटी के अंदर जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल चेंज है, इन्वायरमेंट के अंदर नई नई जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाई जाती हैं वो स्ट्रक्चरल चेंज है। जिस तरीके के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि जो एक फंडामेंटल उस सब्जेक्ट के ना पैराडिम को शिफ्ट कर रहे होते हैं, उस प्रकार के जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, उनको मैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर मानता हूं। और वो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के जो होते हैं ना, उन करंट अफेयर को आपको 2 ईयर्स तक के करंट अफेयर को आपको क्या करना होता है, कवर करना होता है। यदि आप 2024 मई के अंदर पेपर दे रहे हैं तो 2022 से लेकर 2024 तक जितनी भी इंस्टीट्यूशंस बनी हैं, जितनी भी कमेटियां आई हैं, जितने भी कमीशंस बने हैं, जितने भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आए हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, जितने भी इकोनॉमी के अंदर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंज आए हैं, वो आपको सारे पढ़ने हैं। और आज आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं, कौन से करंट अफेयर छोड़ने हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें ना कौन से करंट अफेयर छोड़ने हैं, तो इस तरीके की करंट अफेयर ना कि मतलब कि ग्रीस के अंदर ये हुआ, अफगानिस्तान के अंदर ये हुआ, उसके अंदर ये हुआ, उसके अंदर ये हुआ, इंडिया ने ये रिएक्ट किया, इंडिया के लिए ये हो गया वो हो गया, उस तरीके के करंट अफेयर कभी नहीं पूछे जाएंगे। यदि इस तरीके का हो, इस स्टेट के अंदर ये चीज़ हो गई, उस स्टेट के अंदर ये चीज़ हो गई, ये चीज़ें फन के लिए होती हैं, कभी करंट अफेयर नहीं होती। और इनको पढ़ना बड़ा मजा आता है, मतलब आपको थंबनेल देख के है ना अंदर से अट्रैक्टिवनेस आएगी कि हाँ हाँ देख के देखते हैं क्या हुआ, मतलब लेकिन वो उस चीज़ से रिलेटेड नहीं होते। अब जैसे मणिपुर हिंसा के ऊपर यदि कोई क्वेश्चन है तो मणिपुर में ना क्यों हिंसा हुई, क्यों कुकई मेतई क्यों फाइट अप कर रहे हैं, क्या मतलब कि उनके ना रिजर्वेशन स्टेटस को लेके क्या दिक्कत है, किस तरीके से वहाँ का इलेक्शन प्रोसेस है, किस तरीके से आपसा लगता है, किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉब्लम है, वहाँ से मणिपुर से कौन सा हाईवे जाता है, कौन सा म्यांमार के साथ बाउंड्री मतलब वो शेयर करते हैं, कौन सी वहाँ पे असम राइफल है या कौन सी वो है, वो प्रकार की चीज़ें होती है ना वो पूछी जाती हैं जो कभी भी करंट अफेयर के अंदर बताई नहीं जाती। तो उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। तो ये हो गए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं जो, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बाद जो सेकंड जो टाइप का करंट अफेयर होता है ना,
वो करंट अफेयर होता है जैसे कि मतलब एक ये करंट अफेयर है जिसमें इंस्टेंट करंट अफेयर होता है, जो इंस्टेंट या मोमेंट का, इस प्रकार का क्वेश्चन जिसमें ऐसे आता है रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में एक स्पीसी मिली, रिसेंटली अंडमान निकोबार में ये हुआ, जिनके आगे एक मोमेंट रिसेंटली, मतलब वही क्वेश्चन यदि 2021 में पूछा जाता तो उसका उत्तर अलग होता, 2025 में उसका उत्तर अलग होता। तो उस प्रकार के करंट अफेयर होते हैं ना, इनको ना ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर मैक्सिमम है, और जिसके पास समय कम होना वो केवल 6 मंथ्स का ही कर लेवे। ठीक है, तो जिसमें रिसेंटली ना ये टर्म न्यूज के अंदर आई थी, रिसेंटली ब्लैक स्वान टर्म न्यूज के अंदर आई थी, उसका क्या मतलब है, रिसेंटली इस टर्म का नाम सुना, उसका क्या मतलब है। इस प्रकार के जो रिसेंट के नाम से जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनको मैक्सिमम आपको 1 ईयर तक का ही है ना कवर करना है। इसके अंदर ज्यादातर 3-4 चीजें होती हैं। नई टर्मिनोलॉजी जब भी यूज होना, नई टर्मिनोलॉजी, और ये जितने भी मैं बता रहा हूं ना उनको आप लिख लो, नई टर्मिनोलॉजी जब भी यूज होना तो उसको वहीं पे ना मतलब नोट कर लो। नई यदि कोई भी ना स्पीसीज फाउंड हुई है तो उसको कर लो। नई यदि कुछ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी नया मतलब विमान आया है, नया कोई यदि स्पेसशिप आया है, नया कोई भी डेवलपमेंट हुआ है जो लास्ट 1 ईयर के अंदर है, उनको मतलब आप नोट कर लो। ठीक है, तीसरे प्रकार के करंट अफेयर क्या होते हैं, स्पेशली ये ऐसे करंट अफेयर होते हैं जिनमें अपने को बैकग्राउंड से रिलेटेड या उनकी ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि एक तो ना मतलब प्लेसेस इन न्यूज प्लस बैकग्राउंड वाले, इनको आपको लगभग है ना 1.5 साल तक के जो है ना उनको आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, 1.5 साल के जो करंट अफेयर है ना वो कवर करने पड़ेंगे। कौन से प्लेसेस इन न्यूज, जैसे हर साल आप देखोगे जो भी है ना मतलब कि किसी भी सिटी के अंदर बम हुआ, किसी भी सिटी के अंदर कोई भी बड़ी टफ न्यूज आई, जैसे मानो कि ना मतलब एक जगह कहीं पे ना पेट्रोलियम जो भंडार था वो फूट गया, या कभी यमन में ना कोई अटैक हो गया किसी सिटी के ऊपर, उन सिटीज का नाम लिख लो। 1 साल के अंदर 50 से 100 सिटी ना लगभग चर्चा में रहती हैं, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन पक्के सोल्व हो जाएंगे। तो वो सिटी जो चर्चा में रहती हैं वो, या फिर कोई चीज चर्चा में आई उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड, जैसे मणिपुर का मैंने एग्जांपल दिया, तो अब मणिपुर से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मणिपुर की ज्योग्राफी को पूरा छान मारो, वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा कोई ना कोई। कौन सी हिल है, कौन सी वहां से रिवर निकल रही है, नेशनल हाईवे कौन सा है, उसकी बाउंड्री किसके साथ शेयर हो रही है, आपसा कब लगा था, आपसा कब हटता है, क्या उसकी सिचुएशन है, वो जो बैकग्राउंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो करंट अफेयर के तौर पे आते हैं। वो ना मतलब आपको 1-1.5 साल तक के करने हैं। तो आपको करंट अफेयर कहाँ से करना है, करंट अफेयर आपको ना मतलब मैं बताऊंगा न्यूज़पेपर, यदि हिंदू न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ रहे हो ना तो उसमें मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर आपके कवर हो जाएंगे। उसके अलावा आप ना 2 ही सोर्सेज को पढ़ो करंट अफेयर के, जहां से मतलब एक तो आपका ये फिक्स हो गया न्यूज़पेपर वाला, दूसरा आप एक कोचिंग मटेरियल, ज्यादा कोचिंग मटेरियल नहीं, और लगभग सभी कोचिंग मटेरियल का आजकल सेम कंटेंट आता है। यदि यूपीएससी में कोई करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, जनरली आजकल बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, वो केवल एक बार हवा बना दी थी। आप इस साल का पेपर भी देखोगे तो मतलब 4-5-6 क्वेश्चन ही ज्यादातर आपको करंट अफेयर से मिलेंगे, और वो ऐसे क्वेश्चन है वो हर मैगजीन में है, हर कोचिंग की मैगजीन में है। और जो क्वेश्चन है ना किसी भी मैगजीन से सॉल्व नहीं हो रहा, वो किसी से भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब आपको टेंशन नहीं लेना, एक जो भी कोचिंग आपको ट्रस्ट जिस पे करते हो उस कोचिंग की मैगजीन, दूसरा हिंदू न्यूज़पेपर, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना, और इस 3 प्रकार के करंट अफेयर कवर करने हैं। ठीक है, अब वापस बैक टू अपने उस नॉर्मल आ जाते हैं कि आपको अगले 10 महीनों में क्या कवर करना है। जीएस करना है, ऑप्शनल करना है, और करंट अफेयर करना है। करंट अफेयर अब जैसे आपको ना मतलब अब आपके पास है ना केवल 10 महीने हैं। केवल 10 महीनों का मतलब क्या है कि आपके पास कितने घंटे हैं, कितने दिन हैं, 300 दिन है। और 300 दिन को यदि आप ना मतलब कि 300 दिन यदि 10 घंटे आप पढ़ोगे तो आपके पास लगभग है ना 3000 घंटों के आसपास का पूरा आपको सिलेबस और आपको टाइम टेबल क्या करना है, टाइमलाइन आपको क्रिएट करनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि अब है ना मतलब जो अपनी 10 महीनों की प्रिपरेशन है ना उसको 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा आपको। कितने स्टेजेस के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, 3 स्टेजेस के अंदर। ठीक है, इसमें आप लिख लो और अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से उसको हैंडल कर लो। ठीक है, तो 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करना है ना। 3 स्टेजेस कौन कौन सी है, तो जैसे कि अपन है ना उसको देखो 4 मंथ्स की जो है ना एक प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी आपको अलग से पूरी फॉलो करनी पड़ेगी। बाकी आपके पास बचे 3 मंथ्स, तो ये जो बीच वाला है इसको 2 मंथ्स देने हैं आपको, और जो ये पहला है उसमें आपको 4 मंथ्स देने हैं। ठीक है,
अब आपका होगा कि आपने 2-3 महीनों से ना तैयारी करना आपने पहले से स्टार्ट कर रखा होगा। यदि आपने 2-3 महीने पहले से तैयारी कर रखी है तो इनमें से कुछ चीजें आपको ऑलरेडी आपने पढ़ रखी होंगी, तो वो आपके लिए एक एडेड बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अब अपन आते हैं 3 फेज में हम स्टडी कर रहे थे, तो फर्स्ट फेज में क्या करेंगे। फर्स्ट फेज के अंदर आपके पास कितने हैं, 4 मंथ्स हैं। ठीक है, 4 मंथ्स में से आपको हर दिन का 40% टाइम है ना, हर दिन का वो ऑप्शनल के लिए दे देना है। जितना भी आप पढ़ रहे हो, 10 घंटे आप पढ़ रहे हो ना, तो ऑप्शनल को 40% मतलब 4 आवर फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स आप सीधा का सीधा ऑप्शनल को दे दो विदाउट एनी सेकंड थॉट। ठीक है, क्योंकि आपकी जो रैंक आएगी उसके अंदर ऑप्शनल का बहुत भयंकर बहुत बड़ा रोल होगा, तो ये चीज आपको देखनी है। बाकी जो 10% टाइम है वो आपको डेली करंट अफेयर के लिए देना है। लास्ट में आप करंट अफेयर पढ़ोगे वो चीज अलग है, लेकिन ना मतलब जो करंट अफेयर के लिए आपको ना मतलब कि अलग से टाइम देना ही पड़ेगा कि ये जो करंट अफेयर है जो लास्ट हर दिन कवर करोगे ना, करंट अफेयर को डेली कवर करने का क्या फायदा है उस चीज के बारे में मैं बताता हूं। जैसे आपने आज एक थॉट के आज ना मतलब आपने देखा कि मतलब चंद्रयान अपन ने ना मतलब कि किस तरीके से अपन ने चंद्रयान डेवलप किया, उसके बाद कोई नासा का मिशन आया, फिर कोई रशिया का मिशन आया, जापान का मिशन आया, चाइना का मिशन आया, आप उनको आपस में कंपेयर करते रहोगे। यदि उन सबको एक साथ पढ़ोगे ना तो आप बहुत कुछ ज्यादा चीजें उसमें से सीख नहीं पाते हो, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से कंफ्यूज हो जाती हैं, ओवरलैप हो जाती हैं। आप जैसे इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि आज ना तुर्की ने ये एक्शन लिया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंडिया इस तरीके का कुछ बोलेगा, पाकिस्तान इस तरीके का कुछ बोलेगा, तो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। तो इसलिए 10% टाइम आपने उसको दे दिया। जो बाकी जो 50% टाइम है ना, वो 50% टाइम आपको देना है मेजर सब्जेक्ट्स को। कौन से सब्जेक्ट्स को, मेजर सब्जेक्ट्स आपको इस महीने इन 4 महीनों के अंदर कवर करने हैं। ठीक है, मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। मेजर सब्जेक्ट आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं यूपीएससी के अंदर, जिसको आपको सबसे पहले कवर करना है। पहला अपना हिस्ट्री, दूसरा जियोग्राफी, तीसरा इकोनॉमी, चौथा पॉलिटी, पांचवा साइंस एंड टेक और छठा इथिक्स। ठीक है, ये जो 6 सब्जेक्ट है ना, इसको नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर आपको क्या करना है, कवर करना है। और इसमें जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूं कि 2 सब्जेक्टों का जोड़ा बना के आपको चलना है। एक सब्जेक्ट वो जो कंसेप्चुअल होते हैं नेचर में, एक सब्जेक्ट वो जो फैक्चुअल होते हैं नेचर में। उन दोनों को आपको एक साथ ना जोड़ा बना के चलना है। तो जोड़ा बना के जैसे क्या चल सकते हैं, आप इस तरीके से चल सकते हो कि जैसे हिस्ट्री पहले काफी फैक्चुअल नेचर का है, हिस्ट्री आपका काफी फैक्चुअल नेचर का है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को एक जोड़ा ले लिया, फिर इकोनॉमी और पॉलिटी का एक ले लिया, साइंस टेक और इथिक्स का एक जोड़ा ले लिया। आपने ये 3 जोड़े ले लिए। ठीक है, आपको ना इसको क्या करना है, पूरे को पढ़ना भी है और उसको रिवाइज भी करना है। तो जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए आपने ना 1 मंथ का टाइम दे दिया, इसको भी 1 मंथ का टाइम दे दिया, इसको भी 1 मंथ का टाइम दे दिया। तो आप पहली फेज में अपने पास कितने महीने थे, 4 महीने थे। तो 3 महीनों के अंदर है ना आपको इनको कवर करना है। इसका मतलब एक क्वेश्चन जनरली आप मेरे से पूछते हो कि कितने दिनों के अंदर सर एक सब्जेक्ट को कवर करें, तो 2-2 सब्जेक्ट को जब भी साथ में चले तो 30 दिनों के अंदर वो सब्जेक्ट पूरा हो जाना चाहिए। 2 सब्जेक्ट मतलब 15-15 दिनों के अंदर आपके सब्जेक्ट को क्या कर लेना है, पूरा कर लेना है। तो ये आप ये करोगे, फिर 15 डेज इसमें बफर रख लो। 15 डेज बफर भी तो रखना पड़ेगा, बीच में कोई पढ़ाई कर ली छूट गई या कहीं कोई फंक्शन आ गया, बीमार हो गए, इसका मतलब 3.5 मंथ्स के अंदर आपको क्या कर लेना है कि अपने सारे जीएस के सब्जेक्ट्स को जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ भी लेना है, और फिर जो 15 डेज इसमें और बचेंगे उसके अंदर रिवाइज भी कर लेना है। तो फिर वापस अपन अपनी फेज 1 के ऊपर आते हैं कि जो ये 4 मंथ की ना फेज 1 थी, इस फेज 1 के अंदर आपको क्या कर लेना है, इसके अंदर आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा, आपका करंट अफेयर तो डेली चलता ही रहेगा, और आपके जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उन मेजर सब्जेक्ट्स को आपको क्या कर लेना है, फर्स्ट रीडिंग भी लग जाएगी और सेकंड रीडिंग भी इनकी लग जाएगी। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट होते ही और करंट अफेयर आपका होते ही आपका प्रीलिम्स का लगभग 60-70% पार्ट पूरा हो चुका है। 60-70% पार्ट के अलावा आपका ना मतलब मेंस का जो भी पार्ट है उसमें भी जैसे जीएस 1, 2, 3, 4 सबका कुछ ना कुछ पार्ट आपका कवर हो चुका है।
अब जो ये 2 मंथ्स है, ये 2 मंथ्स सबसे क्रिटिकल मंथ्स होते हैं, जहां पे अपनी तैयारी को एकदम पूरा मतलब एकदम आपको शार्प करना है, बहुत ज्यादा अपने स्किल्स डेवलप करनी है। इस टाइम पे क्या करना है, जो भी फेज 1 में पढ़ा आपने, जो भी फेज 1 में पढ़ा, उस फेज 1 में जो पढ़ा था उसको आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है लगातार। क्या करना है, रिवीजन। ठीक है, आपको लगातार जो भी फेज 1 में आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। रिवीजन के अलावा आपको क्या क्या करना है, इसमें पीरियड में आपको आंसर राइटिंग करनी है और मेंस के जो सब्जेक्ट बच गए उनको इस पीरियड के दौरान आपको कवर करना है। मेंस के कौन कौन से सब्जेक्ट बच गए, जैसे छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, एग्रीकल्चर, जो अपना इंटरनल सिक्योरिटी है वो, और फिर इन्वायरमेंट। ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है ना, इसको आप ना हर को सब्जेक्ट को 5-6 दिनों के अंदर एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करो। ठीक है, तो हर वीक के अंदर यदि आपने एक सब्जेक्ट को कंप्लीट किया, 2 मंथ्स के अंदर 8 वीक्स 8 सब्जेक्ट कंप्लीट। ठीक है, आपके पास 8 वीक थे और 8 सब्जेक्ट थे, वो आपको क्या कर लेने हैं, इसमें कवर पूरे कर लेने हैं। फर्स्ट स्टेज का रिवीजन, आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग के लिए क्या करें, आंसर राइटिंग का जैसे मैंने बताया था, डेली आंसर राइटिंग करोगे ना तो आप बहुत इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज से भी ज्यादा इंप्रूवमेंट है ना आपको डेली आंसर राइटिंग से मिलेगा। तो आप क्या करो, जो टॉपर्स की हैंड रिटन वाली PYQ वाली बुक आती है, जो मेरी बुक है, आपने टेलीग्राम के ऊपर देख लिया होगा, वो जो बुक है उसके अंदर मैंने, आकृति ने और बाकी जो टॉपर्स हैं, 5-6 टॉपर, जैसे GS2 के जिसके हाईएस्ट स्कोर थे उसके साथ मिलकर लिखी, GS3 का जिसका हाईएस्ट स्कोर था उसके साथ लिखी, GS4 में तो हमारे दोनों के बहुत अच्छे मार्क्स थे तो हमने लिखी। तो इस तरीके से क्या ना कि हमने जो हाईएस्ट उस सब्जेक्ट का जो बेस्ट परफॉर्मर था ना, उसके साथ मिलकर हमने क्या लिखा, उस किताब को लिखा है। उस किताब को आप क्या करोगे, उसको मतलब पहले आंसर्स को आप खुद लिखो, आपने लिखा, फिर उसके साथ कंपेयर करो, और इसका एक वीडियो पड़ा है कि किस तरीके से उस बुक का ना बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। वहां से आप आंसर राइटिंग पूरी सीखोगे, और आंसर राइटिंग के काफी और वीडियोस भी हैं अपने चैनल पे, उनसे आप सीख सकते हो। तो 8 सब्जेक्ट वगैरह कवर हो गए। अब ये क्रिटिकल टाइम है, ये क्रिटिकल टाइम दिसंबर से स्टार्ट होता है। तो जिन लोगों को CSET का डर लगता है ना, वो इस समय से अपनी CSET की भी तैयारी स्टार्ट कर देंगे, ताकि CSET को वो 6 मंथ्स देंगे। लेकिन CSET को इस फेज में आप केवल 1 आवर दोगे, इससे ज्यादा नहीं, केवल 1 आवर। जो ये प्रीलिम्स वाला फेज है इसमें अपन 2 आवर देंगे, लास्ट के 2 मंथ्स में 3 आवर्स देंगे, ताकि ना मतलब कि ओवरऑल है ना आप ना अच्छा खासा ना मतलब कि उस सब्जेक्ट को ना मतलब कि अच्छे से, जो CSET है उसको आपको 300-350 घंटे देने हैं, जिनका थोड़ा सा भी कमजोर है, क्योंकि ना CSET को अपन उतना ना मतलब कि हार्ड वर्क उस पर नहीं करते। ठीक है, और फिर जो फेज 3 में आएंगे, फेज 3 केवल है ना मतलब कि प्रीलिम्स फोकस होके किस तरीके से तैयारी करनी है, तो इसकी अपन डिस्कशन है वो अलग से करेंगे, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि कैसे लास्ट के 4 मंथ्स के अंदर किस तरीके से करंट अफेयर की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, किस तरीके से रिवीजन ज्यादा करना है इस फेज में, और किस तरीके से जो टेस्ट सीरीज है उसके थ्रू रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका किस तरीके से पेपर लगाना है, उनके बारे में अपनी जो 4 मंथ की स्ट्रेटेजी होगी, जो मैंने जैसे कि 2025 की स्ट्रेटेजी होगी, उसमें भी लास्ट के 4 मंथ की स्ट्रेटेजी, आपकी भी लास्ट 4 मंथ की स्ट्रेटेजी, सभी की लास्ट 4 मंथ की स्ट्रेटेजी होगी, वो कॉमन होगी, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आ जाएगा। अभी तक आज अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देखा कि पहले अपना करंट अफेयर से रिलेटेड डिस्कशन हुआ कि ये 10 महीने की आपकी स्ट्रेटेजी बनानी है, जिसमें आपको GS ऑप्शनल और करंट अफेयर को कवर करना है, और इसमें करंट अफेयर की पूरी डिटेल में चर्चा की। फिर अपन ने जो पूरी तैयारी थी उसको 3 फेजेज के अंदर बांटा, पहला फेज 4 मंथ्स का, दूसरा फेज 2 मंथ्स का, तीसरा फेज 4 मंथ्स का। पहले 4 मंथ्स के अपन ने अंदर मेजर जो सब्जेक्ट्स थे उनको कवर करने की कोशिश की, उसका फर्स्ट रिवीजन और फर्स्ट रीडिंग और फर्स्ट रिवीजन किया। उसके साथ साथ अपन ने ऑप्शनल को पूरा कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे ऑप्शनल को कंप्लीट करने के साथ साथ अपन ने मतलब जो करंट अफेयर था उसको डेली पढ़ा। फेज 2 के अंदर आते आते जो फेज 1 का जो रिवीजन था उस रिवीजन को करते रहे। साथ में 8 छोटे सब्जेक्ट हैं, 8 अपने पास वीक हैं, हर वीक में एक छोटे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का अपन ने टारगेट बनाया। उसके साथ साथ अपनी जो स्किल्स हैं उनको इन्हांस करने की कोशिश की। आंसर राइटिंग का परफेक्ट टाइम होगा वो, क्योंकि आपके मेजर सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं, माइनर सब्जेक्ट आप लगातार हर वीक में कवर करते जाओगे, ऑप्शनल आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब आपके लिए परफेक्ट आंसर राइटिंग का
टाइम है। आंसर राइटिंग कैसे करनी है उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपने पास हैं, उनको देखना है। उसके बाद यदि सी सेट आपका कमज़ोर है, मतलब सी सेट की स्किल भी आपको इस टाइम पे डेवलप करनी है, तो सी सेट आपको इस टाइम पे कर लेना है। ये सारी चीज़ें आप जब तक करोगे तो मतलब आपके पास लास्ट के फिर ये जो महीना ख़त्म हो जाएगा, फिर ये फरवरी तक की बात आ जाएगी। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई जो लास्ट के 4 मंथ्स होंगे, उन लास्ट के 4 मंथ्स की जो स्ट्रेटेजी होगी वो अपन एक और अलग वीडियो में कि लास्ट के 4 मंथ्स की स्ट्रेटेजी क्या हो क्या नहीं हो, वो उस समय पे हम एकदम वापस से आपको ब्रीफ करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपका कोई भी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड डाउट हो, कोई भी इसमें लगे कि सर ये एस्पेक्ट मिस हो गया, उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि हम उसके ऊपर और चर्चा करेंगे। बाकी टेलीग्राम के ऊपर लगातार गाइडेंस आपको मिलती रहती है। कमेंट सेक्शन में जो आप ना टेलीग्राम की जो लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।